हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन क्लास में, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में, एक ऐसे लेसन के बारे में जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं आपको। ठीक है, उस चैप्टर कौन सा है ये देख लेते हैं। तो आपको पता है आपकी जो सेकंड बुक है उसकी सबसे फर्स्ट यूनिट है प्रकाश की। आपकी सेकंड बुक का सबसे फर्स्ट यूनिट क्या है? प्रकाश की। और उसका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है किरण प्रकाश की योम प्रकाश की अंत। आपकी बुक में 9वां चैप्टर है आपकी बुक का, लेकिन जो आपकी सेकंड बुक है उसमें सबसे पहला चैप्टर है किरण प्रकाश की योम प्रकाश की अंत। और यहाँ से आपको पूरे 13 नंबर देखने को मिलते हैं। ऐसा अकेला चैप्टर जो पूरे 13 नंबर देखा जाता है। फिजिक्स का जो आपका हर चैप्टर में किसी में 6 नंबर, किसी में 8 नंबर इस तरह मिलते हैं। अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें 13 नंबर आपको देखने को मिलते हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, आप इस बात से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से लेसन की, जिसका नाम है किरण प्रकाश की योम प्रकाश की अंत। ठीक है, तो ये जो पूरी यूनिट है आपकी प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स, इसमें हमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है, इसका अपवर्तन कैसे होता है। तो हमें सबसे पहले प्रकाश के बारे में समझ लेना चाहिए कि आखिर प्रकाश ही क्या है, जानना जरूरी है, क्योंकि जो पूरी यूनिट है वो प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या है। कभी आपने सोचा है कि प्रकाश क्या है? कभी आप कमरे में बैठे होते हैं जहाँ पर लाइट होती है और बिजली होती है और बल्ब भी जल रहा होता है, और फिर अचानक से लाइट चली जाती है, तो आपको जो सारी चीज़ दिखाई दे रही थी वो सब अब नहीं दिखाई देती हैं। और अचानक जब बिजली आ जाती है, लाइट आ जाती है, यानी प्रकाश आ जाता है, तो आपको दोबारा वो सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, और छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ रखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी हम दोनों को कंबाइन करके कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पर कि प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है यानी देखने क्षमता उत्पन्न करती है, और जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये हो गया प्रकाश। क्या होता है प्रकाश, ये हमने आपको आसान शब्दों में बता दिया। ठीक है, अब ये आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या होता है। इसके आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इसको जानना जरूरी था इसलिए हमने बता दिया। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए प्रकाश के बारे में। नोट करने का मतलब है कि आपको याद करके रखना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। क्या लिखेंगे? कि प्रकाश, तो ये होगी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो प्रकाश होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, ये सीधी रेखा में गति करता है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको मिस किया, आपको ये नहीं पता है, तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होगी। समझिए क्या है ये होता है। जो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात का मतलब होता है वायु। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। उसके ये आपने समझ लिया निर्वात में प्रकाश की चाल। और अब हम समझते हैं कि जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो कितनी होती है। ठीक है, इसे भी नोट करके रखिए कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है, क्या लिखेंगे? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम। ठीक है, इतनी होती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, और जो हम फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश जो होता है वो कई रंगों का मिलकर बना होता है। प्रकाश किसी एक रंग से नहीं मिलकर बना होता है। आपको पता है प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उनसे मिलकर बना होता है प्रकाश। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जो प्रकाश होता है वो विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है। या फिर हम लिख सकते हैं जो प्रकाश होता है कौन कौन से रंग हैं? वायलेट, इंडिगो यानी आई, उसके बाद में लिखेंगे ब्लू यानी वी से लिखेंगे, और फिर ग्रीन, और फिर येलो, और फिर ऑरेंज, और फिर रेड। इन 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और ये हमने शॉर्ट में लिख दिया इसको विबग्योर से। ठीक है, कि वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो और ओ से ऑरेंज, आर से रेड। इसका बना होता है प्रकाश जो होता है विभिन्न रंगों का बना होता है।
तो ये थी प्रकाश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको नोट करके रखनी चाहिए। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। और फिर इसके बारे में हम समझें कि जो प्रकाश होता है हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है और इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करके रखिएगा। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसको जरूर नोट करिएगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने प्रकाश को समझ लिया। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पेपर में पूछा जाता है। वो क्या है? हमने प्रकाश को समझ लिया, अब हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इसीलिए आसानी से समझिए एकदम सुकून से। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? प्रकाश का परावर्तन कहता है कि जब कोई प्रकाश होता है किसी चिकने तल से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कोई प्रकाश है और वो आ रहा है और किसी चिकने तल से टकरा रहा है तो उसी माध्यम में वो वापस लौट जाएगा और इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब समझते हैं इस डायग्राम के जरिए। अगर हमारे पास मान लेते हैं हम कोई एक चिकना तल है, ये हमने मान लिया कि एक चिकना तल है और इस पर एक तरफ कलई की गई। ठीक है, और इधर से क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन होगा। एक तरफ कलई होगी और दूसरी तरफ प्रकाश से का परावर्तन होगा। अब यहाँ से जब प्रकाश आएगा, जब यहाँ से प्रकाश आएगा तो टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा? ये उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आया है, इधर नहीं जाएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। यानी इधर से आया और उधर ही चला गया। तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा? जो आने वाली किरण हो गई, जो प्रकाश की जो आने वाली किरण होगी, इसे कहेंगे आपतित किरण। इसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो जाने वाली किरण होगी उसे कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, और जिस तल से टकरा रही है वो एक हमारा चिकना तल। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई चिकना तल है, इससे टकरा रही हैं और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जा रही हैं। और जब वापस लौट जा रही हैं तो यहाँ पर जहाँ पर ये टकराती है वहाँ पर एक बिंदु बनता है। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से हम एक अभिलंब डाल दें, हमने यहाँ पर एक क्या डाल दिया? अभिलंब डाल दिया। तो जो किरणें होगी वो एक कोण पर जाएंगी, एक कोण पर ये वापस लौटेंगी और आपतित किरण आने वाली जो प्रकाश की किरण जो कोण बनाएगी उसे हम आई से प्रदर्शित करेंगे और जो जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसे हम आर से प्रदर्शित करेंगे। तो इसके कुछ नियम हैं। हमने क्या समझा? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है, ये हमारा चिकना तल है, इससे टकराएगा तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और हमने क्या समझा? अगर हम यहाँ पर एक अभिलंब डाल दें आपतन बिंदु से तो आने वाली किरण जो कोण बनाएगी उसे आई से प्रदर्शित करेंगे और जो जाने वाली किरण जो कोण बनाएगी यानी परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसे आर से प्रदर्शित करेंगे। और इसके कुछ नियम हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके 2 नियम हैं जो प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। सबसे पहले लिखेंगे, ये दोनों नियम हमें इसी चित्र में ही मिल जाएंगे, इसी डायग्राम में ही मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे इसी डायग्राम में कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण यानी आने वाली किरण, और जो जाने वाली किरण है यानी परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये जो अभिलंब है यहाँ पर आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये तीनों क्या होता है? ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देख नहीं रहा यहाँ पर जो है ये तीनों एक ही तल में है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। और ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि जो आपतित किरण है यानी आने वाली किरण और जो परावर्तित किरण है यानी जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम हम क्या लिखेंगे? दूसरा नियम हम लिखेंगे कि जो आपतित किरण जो कोण बना रही है, ये जो कोण यहाँ पर आई बना रही है, इसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण।
और जो परावर्तित किरण जो कोण बना रही है यानी आर, इसे कहेंगे परावर्तन कोण, इसे कहेंगे परावर्तन कोण। और सेकंड नियम क्या लिखेंगे कि जो आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के मान के हमेशा बराबर होता है। यानी दूसरा नियम हम क्या लिखेंगे, दूसरा नियम हम लिखेंगे कि जो आई का मान है वो हमेशा बराबर होता है आर के मान के। ठीक है, जो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हो गया प्रकाश के नियम का, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, तो हमने प्रकाश के परावर्तन को भी समझ लिया, उसके नियम को भी अच्छे से समझ लिया। क्या समझा हमने, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और हमने क्या समझा कि जो आने वाली किरण होगी उसे आपतित किरण कहेंगे, जाने वाली किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। और अगर यहाँ पर हम अभिलंब डाल दें तो देखेंगे कि जो आपतित किरण होगी जो कोण बनाएगी उसे कहेंगे आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसे कहेंगे परावर्तन कोण। और ये जो दोनों कोण होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, और जो अब पहला नियम क्या होगा कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो हमने इसे अच्छे से समझ लिया। अब हमने क्या समझ लिया प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे कि दर्पण क्या होते हैं और प्रतिबिंब क्या होते हैं। क्योंकि हमें पूरे चैप्टर में दर्पण और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना, तो छोटा सा नॉलेज हम ले लेते हैं दर्पण और प्रतिबिंब के बारे में, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर चलिए देख लेते हैं क्या होता है दर्पण और क्या होता है प्रतिबिंब। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर में। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो पूरा चैप्टर होगा वो हमारे समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर चलिए देख लेते हैं क्या होता है दर्पण और क्या होता है प्रतिबिंब। तो जो दर्पण होता है, अगर हम बात करें दर्पण की, तो इसे कहते हैं मिरर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इंग्लिश में इसे कहते हैं मिरर। तो फिर क्या होता है मिरर, यानी दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कांच का टुकड़ा है, हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास एक कांच का टुकड़ा है। हम मान लेते हैं कि समतल टुकड़ा है, एक समतल भी हो सकता है और गोलीय भी हो सकता है। यानी एक समतल है, एक मान लेते हैं मेरे पास कोई गोलीय कांच का टुकड़ा है। और अब हम क्या करेंगे, इसके जो है एक सिरे पर, एक तल पर क्या कर देंगे, इसके एक तल पर हम क्या इस पर पेंट कर देंगे, कलई कर देंगे। इस पर क्या करेंगे, एक तल पर हम पॉलिश कर देंगे। और इस पर भी हमने क्या किया, किसी एक तल पर हमने इसको काट लिया और इसके एक तल पर इसके इधर पॉलिश कर दिया और इसके इस तल पर पॉलिश कर दिया। तो जो पॉलिश करने से जो पूरा निकाय बनकर तैयार होगा, जो पूरी युक्ति बनकर तैयार होती है, इसी को कहते हैं दर्पण। ठीक है, समझ में आया क्या होता है दर्पण। अगर हमारे पास कोई कांच का टुकड़ा है, उस पर हम कलई कर दें, एक तरफ कलई कर दे और दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन करवाएं। अब हम क्या होगा, इस तरफ से प्रकाश का तो परावर्तन होगा नहीं, इस तरफ कलई हो रखी है, तो इस तरफ से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो जो युक्ति बनकर तैयार होगी इसी को कहते हैं दर्पण। अब समझिए, जो दर्पण होता है ये दो प्रकार से होता है। एक हमने क्या बताया, ये जो होता है समतल दर्पण, इसे कहते हैं समतल दर्पण। और दूसरा हमने क्या बताया कि दूसरा जो होता है दर्पण गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, ये समतल क्या होता है, समतल मतलब प्लेन। जब कोई समतल सतह होती है, कोई समतल कांच का टुकड़ा होता है, उस पर हम कलई करके और उसको दर्पण बनाते हैं, तो उसे कहते हैं समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण क्या होता है, एक खोखला गोला होता है। जब हमारे पास कोई खोखला गोला होता है तब हम उसे काट कर दर्पण बनाते हैं, तो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई। अब जो गोलीय दर्पण होता है वो भी दो प्रकार का होता है। अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई दो गोले हैं और हमने दोनों को काट कर दर्पण बना लिया है, और तो दर्पण जो बनेगा दो तरह से बनेगा। एक दर्पण बनेगा, हम इसको काटेंगे और काटने के बाद इसके इस सिरे पर कलई कर देंगे, यानी इसके अंदर की ओर कलई कर देंगे। और जो एक दूसरा जो हमारा बनेगा गोलीय दर्पण, वो किस तरफ होगा, इसके हम बाहर की ओर कलई कर देंगे। एक दर्पण के, एक गोलीय दर्पण के बाहर की ओर कलई कर देंगे और एक गोलीय दर्पण के हम अंदर की ओर कलई कर देंगे। जिस पर हम बाहर की ओर कलई कर देंगे और तो उस पर अंदर से परावर्तन होगा। जिसके हम उठे हुए यानी जिसके हम उभरे तल पर हम क्या कर देंगे, कलई कर देंगे, उसके धंसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। जिसके उभरे तल पर हम कलई कर देंगे उससे क्या होगा, उसके धंसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और जो दूसरा गोलीय दर्पण होगा उसे हम क्या करेंगे, इसके हम धंसे हुए भाग में कलई कर देंगे, तो जो प्रकाश का परावर्तन होगा ये उभरे हुए तल से यहां से होगा, तो इसे हम क्या कह देंगे, उत्तल दर्पण।
यानी हमने क्या समझा कि दर्पण क्या होता है। दर्पण एक युक्ति होती है, जैसे जब हम कोई हमारे पास कोई कांच का टुकड़ा होता है, उस पर एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं, तो जो युक्ति बनकर तैयार होती है वो होती है दर्पण। वो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण एक प्लेन सतह होती है, यानी कोई एक प्लेन कांच का टुकड़ा होता है जिस पर हम कलाई करके दर्पण बनाते हैं। और जो गोलीय दर्पण है वो कोई खोखले कांच का गोला होता है, उससे काटकर हम दर्पण बनाते हैं, तो दो तरह से बनता है, दो गोलीय दर्पण होता है। एक जो गोलीय दर्पण होता है वो जिस पर हम काट कर उसके बाद में उसके उभरे हुए तल पर हम कलई कर देंगे, तो प्रकाश का परावर्तन यहां से होगा, इस तल से होगा, उसके धंसे हुए तल से, तो वो कहलाएगा अवतल दर्पण। और जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होगा तो कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो समझ में आया क्या होता है दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और क्या समझा कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई होती है तथा प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए तल से हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कहते हैं जिसके धंसे हुए तल पर कलई हो और प्रकाश का परावर्तन उभरे तल से हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो समझ में आया क्या होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हमने दर्पण को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। और अब हम समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। अब यहाँ से क्या हम एक लाइन डाल देते हैं और इधर समझते हैं क्या प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है। प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, जिसे गांव की भाषा में क्या कहते हैं, परछाई, ठीक है। परछाई से आपको पता चल गया होगा, अनुमान लग गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई दर्पण है, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, प्रकाश की किरणें जब जाएंगी तो टकराने के बाद कहीं ना कहीं काटेंगी, और उसके बाद में जो इससे दूसरी किरण भी कहीं ना कहीं काटेंगी, इससे जाकर ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में काटेंगी, और जो काटेंगी वहाँ पर जो बिंदु बनेगा उसी को कहेंगे प्रतिबिंब। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को कहते हैं प्रतिबिंब। क्या समझा कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। समझ में आया क्या होता है प्रतिबिंब। और जो प्रतिबिंब होता है एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। समझ, अब जो प्रतिबिंब होता है एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आइए समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अगर जो प्रकाश की किरणें होंगी वो परावर्तन के बाद रियल में अगर एक दूसरे को काटेंगी तो वो कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को सच में आपस में वास्तव में काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी जो काट रही हैं किरणें वो एक दूसरे को वास्तव में सही में काट रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो उसमें हमें काटते हुए दिखाई देंगी, काटती हुई प्रतीत होंगी, तो वो हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। यानी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ऐसा लगेगा कि एक दूसरे को काट रही है लेकिन वो एक दूसरे को काटती हुई इस तरह प्रतीत होंगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहलाएगा आभासी प्रतिबिंब। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। ये बात एकदम दिमाग में ठोंक कर रख लीजिएगा, बहुत ही काम आने वाला है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। अब इसका एक और अंतर है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर बनाया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब रियल होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि कुछ बेसिक के बारे में जो हमें काम आने वाला है। तो फिर हमने क्या समझा कि दर्पण के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और फिर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दोनों को हमने अच्छे से समझ लिया कि हाँ इसके उभरे हुए तल पर कलई होगी और धंसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण कहलाएगा। धंसे हुए तल पर कलई होगी, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। और फिर हमने समझा प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर जो बिंदु बनता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और फिर क्या हमने समझा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटें तो प्रतिबिंब बनने वाला जो होगा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटती हैं, सिर्फ हमें काटती हुई दिखाई देती हैं, सिर्फ प्रतीत होती हैं, तो उसे कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो ये हमने बता दिया आपको प्रतिबिंब के बारे में और दर्पण के बारे में। अब हम समझते हैं गोलीय, जो आपका गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं समझते हैं। जैसे कि जो दर्पण है
संबंधित से परिभाषाएं क्या होंगी, किसका जो ध्रुव कहाँ होगा, ध्रुव किसे कहेंगे, इसका फोकस क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, वक्रता केंद्र क्या होगा, ये सब हम समझने वाले हैं। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होती है, और दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण का फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर समझते हैं इसे आसानी से। जो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले दर्पण बना लेना होगा। तो चलिए बना लेते हैं, एक दर्पण बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई दर्पण है, मान लेते हैं हमारे पास कोई दर्पण है और यहाँ पर हमने एक दर्पण बना लिया, ठीक है, और इसके एक सिरे पर हमने कलई कर दी। तो ये हमारा कौन सा दर्पण बन गया, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। जब प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए तल से हो तो दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण। तो और इस दर्पण को हमने नाम दे दिया M1 M2, मतलब ऐसा नाम दे दिया हमने, दर्पण को नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ से अब आकर निकल कर आती है हमारी सबसे पहली परिभाषा। सबसे पहली परिभाषा क्या निकल कर आती है कि जो दर्पण होगा हमारा, उसका जो सबसे मध्य बिंदु होगा वो कहलाएगा ध्रुव। यहाँ पर अगर कोई दर्पण है उसका जो सबसे मध्य बिंदु होगा वो ध्रुव कहलाएगा। यानी इसे दर्पण, जो दर्पण है हमारा, उसका कोई मध्य बिंदु है तो वो हो जाएगा ध्रुव, और इसे P से प्रदर्शित करेंगे, इसे P से प्रदर्शित करेंगे। तो हम ध्रुव को क्या कह सकते हैं, जो ध्रुव होता है दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव को क्या ले सकते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु। और ये हो गई हमारी पहली परिभाषा, दर्पण का मध्य बिंदु। अब दूसरी परिभाषा क्या निकल कर आएगी कि ये जो दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले कांच के गोले का भाग होता है, आपको पता है कि जो दर्पण ये हमने बनाया है ये किसी खोखले कांच के गोले को काट कर बनाया होगा, किसी काट को, मतलब कि, और वो किस तरह रहा होगा, वो इस तरह रहा होगा, इस तरह रहा होगा, इस तरह। और फिर हमने काट कर ये निकाल कर हमने दर्पण बना लिया। तो जो पहले दर्पण कैसा था, पहले जो ये कांच का टुकड़ा था वो इस तरह था, और फिर इनमें से काट कर हमने दर्पण बना लिया। तो जो पहले कांच का गोला था, उस गोले के अंदर को कहेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो हमने क्या समझा, तो दूसरी परिभाषा हमारी क्या निकल कर आई कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। हमने क्या बताया कि जो दर्पण होता है वो किसी खोखले कांच के गोले का भाग होता है, तो उस खोखले कांच के गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। समझ में आया। और यहीं से वक्रता त्रिज्या हम समझ लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये हमारी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब समझिए, जो जिस खोखले कांच के गोले का ये दर्पण भाग है, उस गोले की त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी जिस खोखले कांच के गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। और जिस खोखले कांच के गोले का ये भाग है दर्पण, उस गोले की त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह समझ में आया। ये हो गई हमारी तीन चीज़ें। अब चौथी चीज़ हम क्या लिखेंगे, चौथी चीज़ हम लिखेंगे इसके मुख्य अक्ष के बारे में। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो मुख्य अक्ष हम किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष हम किसे कहते हैं, अगर हम क्या करें, अगर हम इस दर्पण का जो वक्रता केंद्र है और दर्पण का ध्रुव है, अगर कोई ऐसी रेखा खींचे जो दोनों को आपस में मिलाते हुए निकल रही है, ठीक है। यहाँ से हमने एक रेखा खींच दी जो इसको और दर्पण के ध्रुव को आपस में जोड़ रही है, यानी यहाँ से दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। तो जो रेखा होगी, इस रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। इस रेखा को कहेंगे मुख्य अक्ष। अब जो हमारा सबसे मेन पॉइंट निकल कर आता है पांचवा, वो फोकस, ठीक है। फोकस क्या होता है, तो हमने क्या फोकस क्या होता है, जब हमारे पास कोई दर्पण है और यहाँ से हमारे पास कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं। क्या समझा कि हमने यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं और परावर्तन के बाद तिरछा हो रहा है, जा रहा है, एक मिनट, दर्पण है और यहाँ से परावर्तन, प्रकाश की किरणें आई और फिर टकराई और टकराने के बाद निकल गई। तो जब निकलेंगी तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर यहाँ पर काटेंगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये काटेंगी वो बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस।
वो बिंदु कहलाएगा फोकस। तो हमने क्या समझा कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, ये समझ में आया। इतनी सारी चीज़ें जो थी दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में जो हमने आपको आसानी से समझा दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में इतने सारे टॉपिक्स। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब हम कैसे बना सकते हैं। कोई अगर हमारे पास दर्पण है, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई दर्पण है, एक हमने समझ लिया कि हमारे पास एक दर्पण है और इस पर कलई कर दी गई है, तो यहाँ से जो प्रकाश का परावर्तन होगा उसके बाद जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरह बनेगा। तो इसके जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है वो इसके 3 नियम है। जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है ये 3 नियम है और तीनों को हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे, ट्रिक से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको दर्पण बना लेते हैं। दर्पण हमने बना लिया और यहाँ पर एक मुख्य अक्ष खींच दी, जो ध्रुव हो गया P हो गया, और हमने यहाँ पर वक्रता केंद्र मान लिया और ये हो गया हमारा फोकस। ठीक है, अब जो हमारा सबसे पहला नियम है वो क्या है कि अगर हमने क्या माना कि यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण है, यहाँ से प्रकाश की किरणें चलने के बाद टकरा रही हैं। क्या समझा कि अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। क्या समझा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएंगी। समझ में आया? ये हो गया हमारा पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण है और वो फोकस से होकर आ रही है, ये हमने फोकस से होकर आ रही है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरा नियम क्या है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसके पैरेलल हो जाती हैं। मुख्य अक्ष इसके पैरेलल हो जा रही हैं। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। अब जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है कि अगर प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर आएंगी, हमने क्या मान लिया कि यहाँ से होकर जा रही हैं, तो ये क्या होंगी, जाएंगी तो टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट आएंगी। यानी तीसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें अपने उसी मार्ग में वापस चली जाती हैं, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ये हो गया हमारा तीसरा नियम। यानी हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स को समझा। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। दूसरा नियम क्या समझा कि मुख्य फोकस से अगर होकर आएंगी तो दर्पण के समांतर से होकर जाएंगे। मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तीसरा नियम हमने समझा कि अगर प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर आएंगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी। अब समझते हैं कुछ ट्रिक से। ट्रिक क्या है? ठीक है, ट्रिक हम सब कहते हैं कि अगर फोकस समांतर से आएगी, अगर समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी और फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। ये हो गया हमारा पहला नियम। कि हमारा पहला नियम क्या होगा कि अगर समांतर से आएगी तो फोकस से जाएगी। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या होगा कि फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम क्या हो गया कि वक्रता केंद्र से आएगी तो उसी तरफ लौट जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? पहला नियम कि समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। यानी हमारे पास अगर कोई दर्पण है उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें जो होंगी अगर समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। ये है प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होगा कि अगर फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। ये हमने यहाँ पर भी आपको बनाकर दिखाया है कि फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। ये हो गया इसका दूसरा नियम कि अगर फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर वक्रता केंद्र से आएंगी तो उसी तरफ लौट जाएंगी। वक्रता केंद्र से आएंगी
तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम। ठीक है, हमने क्या समझा, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का जो सबसे पहला नियम है कि अगर समांतर से आएगी प्रकाश की किरणें, ठीक है, समांतर से अगर प्रकाश की किरणें समांतर से आएंगी तो फोकस से जाएंगी, और अगर प्रकाश की किरणें फोकस से आएंगी तो समांतर हो जाएंगी, और अगर वक्ता केंद्र से आएंगी तो वक्ता केंद्र की ओर उसी तरह मतलब उसी मार्ग में वापस लौट आएंगी। तो ये था आज की क्लास का हमारा सबसे लास्ट टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगली क्लास लेकर हम जल्द लौटने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ।